दूध की बात करो तो उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, अगर हम बात करें ऑयल की तो उसमें मिनरल ऑयल्स मिले हुए हैं, मसाले की बात करें तो उसमें रंग और केमिकल्स मिले हुए हैं। तभी भी मैं हमेशा कंपनी के नेम्स ओपनली लेता हूँ, मैं ब्लर नहीं करता हूँ, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू बी बुलीड एनी मोर। आई वॉज बुलीड एज अ किड, आई विल नॉट गेट बुलीड बाय एन MNC। हम सामने फ्रंट में देखते थे बड़ा बड़ा लिखा हुआ शुगर फ्री या फिर ब्राउन है ये चीज़, आप ब्राउन ब्रेड खा लीजिए, या ऐसी तमाम चीज़ें आ गई हमारे सामने और हम बहुत खुश हो गए कि ये तो हमारे हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, हम इसको पिक कर लेते हैं। लाइक द वे यू से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ फूड पैकेट बाय इट्स फ्रंट कवर। क्योंकि फ्रंट में तो पैकेट कुछ भी बोल देता है, टॉलर, हाई प्रोटीन, हाई व्हाटएवर, लो शुगर फ्री, ये वो, लेकिन असलियत तो बैक ऑफ द पैक में होता है। एक सर्वे लेंगे सपोज 100 लोगों का और पूछेंगे आपको क्या सुनना है, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है सपोज खाने में, कि आपको क्या हेल्दी लगता है, जो उन्हें अच्छा लगता है वही वो पैकेज में रिपीट कर देंगे। आप कोई भी बच्चा को पूछो आपका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी क्या है, वो बोलेंगे हाइट। तो सब प्रोडक्ट्स वो बच्चे वाले में टॉलर टॉलर टॉलर। बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स, वाइट ब्रेड है उसमें ब्राउन रंग मिला देते हैं, कैरेमल कलर, और बोल देंगे ब्राउन ब्रेड। सबसे बड़ा एक जो पॉइंट रहा वो मॉल्टेड ड्रिंक मिक्स का रहा। आपको लंबा बना देंगे, आपको हेल्दी बना देंगे, स्ट्रॉन्गर बना देंगे, आपको शार्पर बना देंगे, तो ये सब क्लेम्स करते हैं जी। और बच्चे लोग को क्या चाहिए? चीनी। और मुझे यही ख़राब लगा कि आपको पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन एटलीस्ट बच्चे लोग को पे तो फ्रॉड मत करो। लेकिन 1990 या 1992 में एक चेंज आया था जिसके बारे में आपके एक ट्वीट से पता चला था, और वो बेबी फूड को लेकर ही था। वो हॉस्पिटल्स को कंपनीज इंसेंटिवाइज करते थे कि आप मदर को बोलो कि ब्रेस्ट फीड ना करो और इंस्टेड फार्मूला दे दो। 90s के वक्त, अर्ली 90s में वो उन्होंने एक बहुत फाइट किया, प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और एक रूल निकाला कि आप बेबी फार्मूला को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। एयरलाइंस के बारे में भी आपने लिखा था, सोडियम की मात्रा उनके खाने में बहुत ज़्यादा होती है। और जितना जो सबसे फेमस नूडल्स कंपनी है ना इंडिया में, लोग उसको गाली देते हैं कि उसमें सोडियम बहुत है, उसका डबल सोडियम वो फ्लाइट के प्रोडक्ट्स में था। वाह। इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक लाइन है, लॉन्गर द इंग्रेडिएंट लिस्ट, लॉन्गर द मेडिकेशन लिस्ट। तो वो प्रोडक्ट चुनो जिसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट छोटा हो, बहुत कम हो। आलू भुजिया के 5 रुपए के पैकेट में लगभग 900 मिलीग्राम सोडियम होता है, जिसका उपयोग बच्चे भी बहुत करते हैं, तो उसको एकदम न्यूनतम क्यों नहीं किया जाता? मैंने आज तक नहीं बोला है कि ये लेबल्स, ये खाने को बैन होना चाहिए, कि आलू भुजिया को बैन कर दो, लेकिन ये मैं एग्री करता हूँ कि स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन होना चाहिए। आप हमेशा कंपनीज को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्या भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा एनिमी है फूड, पाम ऑयल, अल्कोहल। अब ये बोल रहे हैं सरकार को भी एनिमी बना दो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि वो सूरत बदल जाए। Brought to you by ITEL and Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K, टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। वैसे जिनके साथ मैं बैठी हुई हूँ, ऐसे क्लेम करने से पहले 10 बार सोचना होगा, लेकिन एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 68%, लगभग 68% जो फूड आइटम्स हैं इंडिया में वो मिलावट की मार झेल रहे हैं। जो आम जनता है वो यही नहीं समझ पा रही है कि खाएं तो खाएं क्या। और दूध की बात करो तो उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, अगर हम बात करें ऑयल की तो उसमें मिनरल ऑयल्स मिले हुए हैं, मसाले की बात करें तो उसमें रंग और केमिकल्स मिले हुए हैं। तो हमारे पास खाने के ऑप्शंस अब बहुत कम ही बचे हैं। अच्छा, जब कोई भी एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर होता है जो सही ढंग से नहीं चल रहा होता है, किसी भी तरीके से बात कर लें, तो रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही फूड रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हम ही नहीं, हमारी आने वाली कुछ पीढ़ियाँ भी इनका नाम ज़रूर लेगी। जो हमारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस लिस्ट में, रेवोल्यूशनरीज़ की लिस्ट में इनका नाम शायद सबसे ऊपर होगा। और मैं हूँ तृप्ति और स्वागत है आप सभी का ललन टॉप की बैठकी में। मेरे साथ है यहाँ पर रेवांत। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, पॉपुलरली आपको जाना जाता है फूड फार्मर के नाम से। ये नाम कहाँ से आया, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सो बेसिकली 2 साल पहले तक मेरा नाम सब जगह रेवंत हिम्मत था। जो मेरा नाम एक्चुअली रेवंत हिम्मत सिंह का है, पर वो लंबा नाम है तो मैं सोशल मीडिया में रेवंत हिम्मत था। हाँ। फिर मुझे था कि मेरे को अब फूड फोकस्ड ही रहना है, मेरे को फूड में अवेयरनेस रेज करना है।
तो मुझे कुछ फूड फोकस्ड नाम चाहिए था, तो मैं पहले नाम ढूंढा ग्रोसरी गाय। ओके। ये मेरा नाम होने वाला था, ग्रोसरी गाय। और फिर मेरी मदर ने मुझे बोला, मैं बोलने वाला था कि अब मैं चेंज कर रहा हूँ सब जगह से, मेरा ग्रोसरी गाय नाम होगा। वो बोली कि ये साउंड करता है कोई डिलीवरी ड्राइवर की तरह, कोई डिलीवरी ऐप की तरह, जैसे होता है ना बहुत सारे ऐप्स हैं जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे, वैसा। तो वो बोली ग्रोसरी गाय मत रखो। फिर मैं और सोचा, और फिर मैं किया फूड फार्मर, और फार्मर विद अ PH, राइट। तो फार्मेसी, PH मतलब फार्मेसी। तो मेरा पॉइंट है कि फार्मेसी क्या होता है, मेडिसिन। तो माई पॉइंट इज फूड इज मेडिसिन, उसलिए फूड फार्मर। एंड आई बिलीव दैट इफ़ वी ईट फूड मेड बाय फार्मर्स, जो किसान जो खाना बनाते हैं वो खाना अगर हम खाएंगे, हमारा फार्मेसी पे डिपेंडेंसी कम होगा। ओके। इसीलिए मुझे लगा फार्मर और फार्मेसी को साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि फूड ही मेडिसिन है एक्चुअली। एंड तो हम वहाँ से आया नाम फूड फार्मर। ओके। हाँ, क्योंकि अगर आपका CV हम देखें तो उसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, दुबई, न्यूयॉर्क, और आप MBA कर चुके हैं, और उसके बाद फूड पर फोकस, जैसा कि आपने कहा कि आप फूड पर ही फोकस रखना चाहते थे, वो शिफ्ट कैसे आया लाइफ में? एक तो मैं बता देता हूँ, मैं 10 साल पहले एक न्यूट्रिशन कोर्स किया था, वो बहुत लोग को पता नहीं है। हाँ, ओके। बट एनीवे मैं US में था, न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में मैं काफ़ी शटल करता था। और वहाँ पर मैं कंसल्टिंग कंपनी में था, और वहाँ पर मैं हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत काम करता था। ओके। और आप हेल्थ केयर का बात करो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ऑफन लोगों का दिमाग में आता है हॉस्पिटल। जब हेल्थ केयर का बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में इंडस्ट्री में आता है हॉस्पिटल, मेडिसिन। लेकिन हॉस्पिटल और मेडिसिन हेल्थ केयर थोड़ी ना हुआ, वो सिक केयर हुआ। जब कोई बीमार हो जाता है उसके बाद हम उसे दवाई देते हैं, तब हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा स्ट्राइक किया कि ये तो कुछ लाइक यू नो, हेल्थ केयर ये नहीं होता। हेल्थ केयर होता है जो हम खाना खाते हैं, और जो हम अपने एक्सरसाइज करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो हेल्थ केयर हुआ। जो हॉस्पिटल मेडिसिन तो सिक केयर हुआ। तो मुझे लगा ये हम लोग पूरा गलत ही कर रहे हैं। और मैं US में था, वहाँ पैकेज फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और मैं देख रहा था कि कितना जंक ऑल सब तरह से भरती है। लेकिन मुझे US में फोकस नहीं करना था अपना जो अवेयरनेस, इसीलिए मैं सोचा कि मैं इंडिया आके कुछ करूं। क्योंकि इंडिया में और भी ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरत है। मैं इंडिया से हूँ, मैं ऑल्दो 10-15 साल से US में था, 13 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट। लेकिन मुझे पता था कि इंडिया में और भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसलिए मैं छोड़ा वहाँ US में सब कुछ, इंडिया आया और इंडिया में अवेयरनेस चालू किया। वाह वाह, व्हाट अ जर्नी। ओके, जब आप खुद छोटे थे और स्कूल आपका चल रहा था, तो वहाँ पर आपको बुली किया गया अंडरवेट होने की वजह से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या वहाँ से ये थॉट आ गया था कि फूड के बारे में, या फूड में इंटरेस्ट आपका तब से था? ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। उस समय इनफैक्ट फूड से ऑलमोस्ट हेटरेड था। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मैं बहुत अंडरवेट था, और मैं ऑल बॉयज़ स्कूल में था। ओके। ऑल बॉयज़ स्कूल में काफ़ी, मतलब कभी कभी लोग मीन भी हो जाते हैं, काफ़ी मीन, क्योंकि उन्हें लगता है किसी का सेंसिटिविटी तो कुछ है नहीं। और एटलीस्ट अब तो लोग फिर भी थोड़ा मेंटल हेल्थ और काफ़ी और टॉपिक्स में बात करते हैं, बट 15-20 साल पहले उतना नहीं था। तो जब मैं स्कूल में था तो काफ़ी मुझे लाइक डिफरेंट टर्म्स, लाइक कोई बोलेगा ये पाम ट्री है, कोई बोलेगा कोकोनट ट्री, कोई बोलेगा लैम्प पोस्ट, अलग अलग टर्म्स। एंड तो वैसे बहुत होता था। एंड लाइक यू नो, जो थोड़े फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे वो कभी कभी कुछ बिसाइड जस्ट वर्बली जो बोल रहे हैं, कभी कभी फिजिकली भी आपको मतलब मतलब कुछ ना कुछ करते थे। तो दैट वाज नॉट ऑल गुड। बट एंड उस समय आप देखते हो ना कि आप खाना खा रहे हो और आपका वेट बढ़ रहा नहीं, उस समय आपका मन है कि वेट बढ़े, और वेट बढ़ नहीं रहा है, और आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऑनेस्टली इट वाज नॉट अ very positive journey for a few years. Okay. But eventually it's all for the better, because that entire bullying thing gave me the strength कि I will not get bullied later on. So for example, अब मैं लास्ट 1.5-2 साल में मुझे 8 या 9 लीगल नोटिस मिले हैं फ्रॉम द बिगेस्ट MNCs. बट अब मैं ठान लिया हूँ कि मैं स्कूल के टाइम पे बुली हुआ था, लेकिन अब एज एन अडल्ट
अगर मुझे चाहे बड़े से बड़ा एमएनसी भी बुली करने का कोशिश करे, मैं बुली नहीं होऊंगा। और ये एक वन ऑफ द रीजंस है व्हाई आई गिव बैक इन द सेंस आई गिव इट बैक टू द कंपनीज, कि मैं चुप नहीं बैठा रहता हूँ। मैं आज तक एक भी वीडियो में शायद से लोगो ब्लर नहीं किया हूँ, और मैं हमेशा कंपनी का नेम्स ओपनली लेता हूँ। मुझे लॉयर लोग बोलते हैं कि कंपनी का नेम्स ओपनली मत लो, लेकिन तभी भी मैं हमेशा कंपनी के नेम्स ओपनली लेता हूँ, मैं ब्लर नहीं करता हूँ, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू बी बुलीड एनी मोर। आई वॉज बुलीड एज अ किड, आई विल नॉट गेट बुलीड बाय एन एमएनसी। वाह। और अभी आपने अपनी बातों में बोला भी कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा वोक हो गए हैं, अब मेंटल हेल्थ के बारे में बातें होती हैं और बड़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, स्पेशली हेल्थ केयर की जो बात आपने की उसके बारे में बात होने लगी। और ये जो शिफ्ट है ये पिछले कुछ सालों से हम देखने को पा रहे हैं, और इस शिफ्ट के दौरान हमें बड़े सारे ऑप्शन भी मिले बड़ी सारी ब्रांड्स की तरफ से, जैसे शुगर फ्री बिस्किट्स आ गए, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो शुगर फ्री होती थी, या फिर जिसमें फ़ैट कम होता था, या फिर जिसमें कार्ब्स कम होते थे। तो हम क्या देखते थे, हम सामने फ्रंट में देखते थे बड़ा बड़ा लिखा हुआ शुगर फ्री, या फिर ब्राउन है ये चीज़, आप ब्राउन ब्रेड खा लीजिए, या ऐसी तमाम चीज़ें आ गई हमारे सामने, और हम बहुत खुश हो गए कि ये तो हमारे हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, हम इसको पिक कर लेते हैं। लेकिन आपने, ट्रूथ बी टोल्ड, आपने सिखाया हमको कि वो जो सामने लिखा हुआ है वो एस्ट्रिक मार्क्स के साथ लिखा हुआ है, हमको पीछे भी पढ़ना होगा, हमको लेबल्स भी पढ़ना होगा। तो इट्स बिकॉज ऑफ यू कि हमने लेबल्स पढ़ना स्टार्ट किया। आप में वो चेंज कब आया? आपने कब लेबल्स पढ़ना स्टार्ट किया? अराउंड 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मैंने एक किताब लिखा था, सेल्फीनॉमिक्स। उसके भी पहले एक्चुअली मैं कभी कभी जिम जाता था, और जिम जाते हुए मैं देखता था किसी को वो भाग रहा है, वो डंबल से वो बहुत कुछ वर्कआउट सब कर रहा है, एंड फिर वो कोई एक ऑरेंज कलर का स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पी रहा है जिम के बाद, यू नो, एंड उसे लग रहा है कि वो हेल्दी बन रहा है, लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो स्पोर्ट्स ड्रिंक में इतना ज़्यादा शुगर है और इतना ज़्यादा है। तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देख रहे हैं, वो जो मार्केटिंग है वही उसके बेसिस पे देख रहे हैं। तो उस समय से मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि ऐसे हम क्यों करते हैं। तो मैं एक न्यूट्रिशन कोर्स किया 1 साल का न्यूयॉर्क में, एंड मैं पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, मैंने रियलाइज़ किया कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब किताब लिखा, उस समय अगेन मैं 22 का था, तो वो किताब में भी मैं लिखा अबाउट न्यूट्रिशन कि वाई लेबल्स आर इम्पॉर्टेंट। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जैसे वो लाइन बहुत फेमस लाइन है, हज़ारों नहीं बट काफ़ी साल से, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे ही मैं बोलता हूँ, लाइक द वे यू से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ फूड पैकेट बाय इट्स फ्रंट कवर। क्योंकि फ्रंट में तो पैकेट कुछ भी बोल देता है, टॉलर, हाई प्रोटीन, हाई व्हाटएवर, लो शुगर फ्री, ये वो, लेकिन असलियत तो बैक ऑफ द पैक में होता है। बिल्कुल। और क्या होता है कि लोग फ्रंट में जो आपको सुनना है ना वो ही रिपीट करेंगे। तो मैं भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहले काम करता था, तो क्या करेंगे, वो सर्वे करेंगे लोगों का, एक सर्वे लेंगे सपोज 100 लोगों का, और पूछेंगे आपको क्या सुनना है, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है सपोज खाने में, कि आपको क्या हेल्दी लगता है। जो उन्हें अच्छा लगता है वही वो पैकेज में रिपीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 ईयर ओल्ड या 60 ईयर ओल्ड पर्सन को क्या अच्छा लगता है सुनने में, उन्हें अच्छा लगता है नीम, आयुर्वेदा, तुलसी। तो जो प्रोडक्ट्स वो एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं वो सब यही लिखेंगे, नेचुरल, आयुर्वेदा, ये वो। जो प्रोडक्ट्स 30s या 20s वाले एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे लोग, उनको क्या पसंद है, प्रोटीन। तो सब 20 और 30 वाले एज ग्रुप में सब प्रोडक्ट्स में हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन। जो 8-10 साल वाले, जो बच्चे लोग वाले, जो ये सेगमेंट है, आप कोई भी बच्चा को पूछो आपका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी क्या है, वो बोलेंगे हाइट। तो सब प्रोडक्ट्स वो बच्चे वाले में टॉलर टॉलर टॉलर। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो बच्चे को सुनना है या जो पर्सन को सुनना है वही रिपीट कर दो पैकेज में। लेकिन उसीलिए मैं बोलता हूँ लेबल पड़ेगा इंडिया की, लेबल पढ़ो ताकि असलियत क्या है वो बैक ऑफ द पैक में आता है कि उसमें क्या शुगर है, क्या इंग्रेडिएंट है। वाह, ओके। तो आपके लिए सबसे बड़ा लेबल का शौक, क्योंकि आपने तो हम लोगों की आंखें खोली हैं, पर्दाफाश मैं कहूँगी अगर ये वर्ड यूज़ कर सकूँ, तो पर्दाफाश किया आपने कई सारे FMCG ब्रांड्स के लिए, उनके लेबल्स को लेकर। आपके लिए सबसे बड़ा शौक कौन सा रहा? सबसे पहला कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? बहुत सारे, 2-3 लूँगा मैं।
एक ORS सब जानते हैं क्या होता है? जी। बहुत सारे फेमस ब्रांड में नाम नहीं लूँगा अभी, वो अपना नाम ही कुछ ORS से मिलता जुलता रख लिए हैं। वो ORS है नहीं, लेकिन वो अपना नाम में ट्रेडमार्क करा लिए हैं ORS। वो एकदम सिमिलर साउंडिंग कोई वर्ड रख लेंगे ओके। एंड वो लोग पीते भी हैं ORS समर के टाइम पे कि उनको लगता है कि ये हेल्दी है और वो पी लेते हैं, बट वो ORS नहीं है। तो ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा। फिर एक और था ब्राउन ब्रेड। बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स, वाइट ब्रेड है उसमें ब्राउन रंग मिला देते हैं, कैरेमल कलर, और बोल देंगे ब्राउन ब्रेड। लोग वाइट ब्रेड खाते वक्त 2 स्लाइस खाएंगे, ब्राउन ब्रेड में लोग 3 स्लाइस खा लेते हैं कि ये तो हेल्दी है, तो 3 स्लाइस खा लो। और फिर लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये भी एक्चुअली वाइट ब्रेड ही है। तो ये भी मुझे शॉकिंग लगा था। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो लिखेंगे 31% प्रोटीन, 50% प्रोटीन, ये वो, और वहाँ एस्टेरिस्क साइन रहेगा। तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 50% प्रोटीन, 50% ऑफ ए डेली प्रोटीन लिखा रहेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50% ऑफ ए डेली प्रोटीन, तो आपको लगेगा कि आपको ये प्रोडक्ट खाने से आपका 50% प्रोटीन हो जाएगा ख़त्म। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो एस्टेरिस्क लगाएंगे और पीछे में छोटा सा फॉन्ट में लिखा रहेगा 50% प्रोटीन, ये पीछे में लिखा रहेगा, एस्टेरिस्क रहेगा और पीछे में लिखा रहेगा 50% प्रोटीन फॉर 8-year-olds। तो बच्चे के लिए वो लिख देंगे क्योंकि बच्चे को प्रोटीन कम ज़रूरत होता है, तो वो लीगली करेक्ट है। बट कोई वो थोड़ी ना बैक ऑफ द पैक में देखे वो कोई पढ़ रहा है कि उसमें क्या लिखा है, तो वो जानबूझ के ऐसे दिखाएंगे कि उसमें 50% प्रोटीन, बट है नहीं, एक्चुअली 10-15% प्रोटीन है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, तो अडल्ट का प्रोडक्ट है लेकिन लिख देंगे बच्चे वाले प्रोटीन का नंबर्स। तो ऐसे कर करके बहुत सारी कंपनीज लूपहोल करेंगे। और हाँ, ऐसे बच पाने के लिए हमारे लिए तो बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन थैंक गॉड आप हैं हमारे लाइफ में और आप हमें बता रहे हैं कि कैसे हम लेबल्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी और आपके मिलने की इस जर्नी में सबसे बड़ा एक जो पॉइंट रहा वो मॉल्टेड ड्रिंक मिक्स का रहा, जहाँ से ये मेरे ख्याल से कहानी शुरू हुई, जहाँ से लोगों ने आपकी बात सुनना स्टार्ट किया। अब तो मेरे ख्याल से हम कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले आपके पेज पर जाते हैं देखने के लिए कि इसके बारे में क्या है हमारे पास। तो वो उसके बारे में अगर हम बात कर सकें सतही तौर पे भी, अगर कि कैसे आपने उसके बारे में समझा, कैसे जाना उसके बारे में, और अब हम कहाँ पर हैं। हाँ, नहीं तो बेसिकली वो पूरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, खाली एक कोई कंपनी का नहीं बात है, वो पूरे कैटेगरी में सिर्फ चीनी भरती है, और वो पूरे कैटेगरी में अगेन खाली वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो आपको लंबा बना देंगे, आपको टॉलर बना देंगे, आपको लंबा बना देंगे, आपको हेल्दी बना देंगे, स्ट्रॉन्गर बना देंगे, आपको शार्पर बना देंगे। तो ये सब क्लेम्स करते हैं जी। और बच्चे लोग को क्या चाहिए? चीनी। तो एक्चुअली उसमें कुछ भी मतलब बहुत कम न्यूट्रिशन है, ज़्यादातर चीनी है। और मुझे ये ख़राब लगा कि आपको पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन एटलीस्ट बच्चे लोगों पे तो फ्रॉड मत करो। बिल्कुल। तो यही मैं अवेयरनेस रेस करने का वीडियो बनाया कि प्रोडक्ट्स में लिखा है कि आपको इतना हेल्दी बना देगा, आपका इम्यून सिस्टम को हेल्प कर देगा, ये वो, लेकिन बैक ऑफ द पैक देखो तो 50% शुगर है। तो यही मैं अवेयरनेस रेस करने का किया, और मुझे बहुत लीगल इश्यूज़ हुए उसके बाद। कंपनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, बाद में कोर्ट केस हुआ हाई कोर्ट में, मतलब तो और बहुत सीनियर लॉयर्स उन्होंने लाया था। मैं तो डर गया था वहाँ पर। उन्होंने मुझे एक बार 300 पेज का नोटिस भेजा। ओके। मतलब, और वो देते हैं टाइम रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको सिर्फ कुछ दिन। ओके। आप मेरे तो 300 पेज का किताब भी आप बोलो पढ़ने के लिए तो मुझे 1-2 हफ्ता लग जाएगा। अब 300 पेज का लीगल नोटिस जो इतना कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखते हैं, लॉयर वाली लैंग्वेज में, आप कैसे पढ़ोगे? और आपको 3-4 दिन में रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपका वो एक्सपेडाइट कराते हैं आपका कोर्ट हियरिंग, ताकि आपका इमीडिएटली रहे, आपके पास टाइम ही नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो बहुत इश्यूज़ भी आए लीगली, लेकिन थैंकफुली मुझे बहुत सपोर्ट मिला, डॉक्टरों ने मुझे सपोर्ट किया। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कंपनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा था, और विदिन 2 वीक्स गवर्नमेंट ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा अपने मिसलीडिंग एड्स को हटाने के लिए।
तो ये काफ़ी शॉकिंग बात था कि गवर्नमेंट ने भी मेरा साइड लिया और वो मैं काफ़ी सपोर्टिव था। तो हाँ, ये पूरा जर्नी बहुत शॉकिंग था। और सिर्फ एक कंपनी, आपने मॉल्टेड ड्रिंक्स का बात किया, तो लोग सिर्फ मॉल्टेड ड्रिंक्स वाले कंपनी का बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे, जैसे मैं बोला, 8-9 अलग अलग कंपनी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है। ओके। तो खाली एक कंपनी नहीं, खाली एक कंपनी का न्यूज़ में ज़्यादा बात आया। ओके। एंड मेरे ख्याल से उसमें से एक जो कंपनी, वो ड्रिंक्स की कंपनी है, जिसकी वजह से शायद चैलेंजेस और इश्यूज फेस करने पड़े, लेकिन उसके साथ ही साथ चैलेंजेस भी थे, इश्यूज भी थे, बट चेंजेस भी आए। वो सबसे कमाल की बात है। सबसे बेस्ट, सॉरी। हाँ जी, तो वो ड्रिंक्स की जो हम बात करें, जिसमें आपने इतना बड़ा रेवलेशन किया कि कई ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिसमें 10 चम्मच जितना शुगर मिला होता है, जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा चेंज रहा। हाँ, नहीं, डेफिनेटली। तो वो पर्टिकुलर कंपनी ने 15% शुगर कम किया अपना। और 15% सुनने में शायद कम लगे, बट अगर आप ऐसे सोचो कि भारत में करोड़ों बच्चे वो पी रहे हैं, तो पर करोड़ों लोगों को मल्टीप्लाई करो तो वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होता है, काफ़ी बड़ा, ओवरऑल बड़ा इम्पैक्ट है। और ऐसे करके कुछ कंपनी ने अपने केचप में शुगर कम किया। तो मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस बनाए थे। कुछ कंपनीज ने बोला कि वो अब से पाम ऑयल नहीं डालेंगे। अभी आपने बात की थी कि बच्चों के खाने के बारे में, और इस बारे में आपने एक बहुत ही कमाल का ट्वीट भी किया था, जैसे क्योंकि आप इन सारी चीज़ों के बारे में हमको बताते रहते हैं, हम थोड़े अवेयर हो गए हैं, और भी सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन 1990 या 1992 में एक चेंज आया था, जिसके बारे में आपके एक ट्वीट से पता चला था, और वो बेबी फूड को लेकर ही था। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, तो बेसिकली क्या होता था कि बहुत सालों तक इंडिया में बेबी फूड में बहुत चीनी था, और मार्केटिंग पूरा अलाउड था। जैसे हर एक प्रोडक्ट का होता है कि बॉलीवुड वाले लोग को ले आएंगे, क्रिकेटर लोग को ले आएंगे और मार्केट करेंगे। और क्या हो रहा था कि बच्चे को, लाइक जैसे ही वो लेकिन एज सून एज द चाइल्ड इज गेटिंग बॉर्न, वो हॉस्पिटल्स को कंपनीज इंसेंटिवाइज करते थे कि आप मदर को बोलो कि ब्रेस्ट फीड ना करो और इंस्टेड फार्मूला दे दो। तो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क, फिर वो इवेंचुअली कैपेसिटी भी चला जाता है, अगर आप यूज़ ना करो तो वो रहता ही नहीं है। तो क्या होता था कि मदर भी फार्मूला पे डिपेंड रहते थे, और ऐसे कर करके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होने लग गए। तो एक डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर अरुण गुप्ता, उन्होंने 90s के वक्त, अर्ली 90s में, वो उन्होंने एक बहुत फाइट किया, प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और एक रूल निकाला कि आप बेबी फार्मूला को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। आपको बेचना है तो बेचो, क्योंकि वो बैन कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, और ये सब चीज़ नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल को पैसा दे दो और ये वो। तो वो बहुत अच्छा था। तो उसके बाद से इंडिया में बेबी फार्मूला जो है वो उतना रैपिडली नहीं ग्रो किया जितना वो करता अगर वो नहीं होता रूल पास। तो अब इंडिया में इनफैक्ट आप कंपेयर करोगे, कंपेयर टू चाइना एंड अदर कंट्रीज, द फार्मूला पर कैपिटा, लाइक बेबी फार्मूला पर पर्सन एवरेज is significantly lower compared to the amount of formula that China gives. Okay. Our breastfeeding rates are pretty high. And breastfeeding के कई advantages है, longer term आपके बच्चे का immunity, diabetes का chances और बहुत कुछ में आपको help करता है। ओके अच्छा, ये इस मामले में आपको बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, शेखर कपूर, उनका सपोर्ट मिला। और जैसे कि अभी आपने बताया कि पीछे भी आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला कई सारे केसेस में, और उन्होंने जो है आपकी बातों पर, आपकी रिसर्च पर ध्यान देते हुए आगे बात बढ़ाई और कई सारे ब्रांड्स को बोला और चेंजेस आए। ऐसे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता रहा है। तो कोई ऐसा केस, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, किसी का सपोर्ट की बात जो आपको याद हो, जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहें? 2-3 चीज़ें बोलूँगा। एक जो पब्लिक फिगर वे में सुधा मूर्ति मैम, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, मतलब कि वो अलग ही स्टैचर की है, मतलब, और उनके एज में और उनके स्टैचर में वो भी मुझे इतना सपोर्ट की। और
वो मुझे उनका टीम में किसी ने मुझे रीच आउट किया था कि आप मुझे रेस्टोरेंट में कुछ रिसर्च में हेल्प कर दो, क्योंकि वो भी रेस्टोरेंट के लाइक यू नो फॉर एग्जांपल फूड कलरिंग होते हैं रेस्टोरेंट्स में, रेस्टोरेंट्स में भी बहुत कुछ मिलावट होती है, तो उनको मन था उसके अगेंस्ट लड़ने का राज्यसभा में। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि कोई रिसर्च में हेल्प करने, ताकि वो राज्यसभा में वो प्रेजेंट कर पाए रिसर्च। तो क्या निकली थी रिसर्च, क्या आया? तो मैं कुछ उनको दिखा दिया कि ये कलर सेफ होते हैं, ये कलर्स अनसेफ होते हैं, ये सब। और उन्होंने राज्यसभा में ये सब थोड़ा बहुत बात वो किया राज्यसभा में मिनिस्टर लोगों से। और सबसे स्पेशल बात ये था कि वो उन्होंने मुझे अपना घर बुलाया था, और वो एकदम लाइक होता है ना कि आप सेक्रेटरी, बहुत लोग होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं वो अपने सेक्रेटरी से बात करने बोलते हैं, नहीं वो खुद डायरेक्ट व्हाट्सएप करती थी। अच्छा। एंड मैं उनके घर पे था और हम लोग मीट कर रहे थे, तो वो मेरे को पूछी कि इज इट फाइन फॉर यू अगर मैं थोड़ा सा ऊपर अपने पाँव करके लेकिन वो अपने घर पे है, एंड वो 74 ईयर्स ओल्ड है, वो मुझे पूछ रही है। मुझे लगा यार मैं अपने घर पे तो कोई आता है तो मैं सोचता भी नहीं हूँ और मैं ऐसे रहता हूँ, या तो अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी था जो मैं कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसके अलावा मैं खाली एक चीज़ बोलूँगा, आउटसाइड ऑफ द पब्लिक फिगर वर्ल्ड, वन मदर हैड वंस मैसेज्ड मी कि शी नेम्ड हर चाइल्ड रेवंत। ओह वाह। Because she had seen my videos and she had liked the honesty and the courageousness which I had shown in the videos. So because of it she had named her child Raven. So that was again a very special moment. That is very touching. और ये सब जब चीज़ें चल रही होती हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जो आपने कहा कि केसेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कभी कोई थ्रेट्स भी आए? नहीं, थ्रेट्स नहीं है। लेकिन घर वालों का क्या माहौल रहता है? जैसे आपने कहा कि मम्मी आपकी बहुत सपोर्ट करती हैं आपको, तो घर पे सब वापस सपोर्ट करते हैं या कभी आपको कहते हैं कि नहीं अब रुक जाओ, ये नहीं करना? नहीं, घर पे बहुत कभी कोई अच्छा कोई मैसेज कर दिया, कोई अवार्ड में बुला लिया तो उन लोग बोलेंगे अरे क्या अच्छा चीज़ कर रहे हो तुम। जिस दिन आपको लीगल कुछ आएगा उस दिन बोलेंगे यार क्या कर रहे हो, वापस ही चला जाओ। तो वो बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। ओके। तो ऐसा कोई कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं बोलूँगा। ओके। और वो थोड़ा घबराए हुए रहते हैं, अब थोड़ा और बेटर हुए हैं, बट बिगनिंग में तो बहुत घबराए रहते थे। अभी भी फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं लड़ रहा हूँ वर्ल्ड, खाली इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बिगेस्ट कंपनीज के साथ, लाइक फूड कंपनीज एक तरफ। फिर अभी मेरा झगड़ा हुआ था पाम ऑयल वाले से, तो पाम ऑयल वाले लोग मेरे अगेंस्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं एड्स। तो अब इंस्टाग्राम में जाओगे आपको लिखेगा फूड फार्मर इज लाइंग, ऐसे एड्स चल रहे हैं मेरे को डिफेम करने के लिए। तो अगेन एक हो गया फूड कंपनी जो मेरे अगेंस्ट है, फिर कुछ पाम ऑयल कंपनी जो हैं वो अगेंस्ट हैं। फिर अभी मैं अल्कोहल के अगेंस्ट वीडियो बनाया था, तो अब मेरे पेरेंट्स को डर है कि फूड और पाम ऑयल वैसे तो ठीक था, अल्कोहल कंपनीज पोटेंशियली डेंजरस हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि अल्कोहल कंपनी से तुम पंगा मत लो बेकार का, वो सब बहुत शेडी होते हैं। तो वो मेरे को बोले कि तुम एक वीडियो बना दिए, मेरे को दिखाया नहीं और तुम डाल दिए, लेकिन अब से अल्कोहल के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ओके। तो ऐसे चीज़ पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या कर रहे हो। और ये लिटरली लास्ट हफ्ता का बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई पहले का नहीं बात कर रहा हूँ, अभी का बात कर रहा हूँ। सो ऐसे पेरेंट्स भी मतलब स्ट्रेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब कुछ क्योंकि मैं अभी पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, इंटरव्यू में आ रहा हूँ तो उनको लगता है कि अब उसका लाइफ सेट है, वैसा नहीं है। ओके। और क्या पापा के रोकने से रेवंत रुकते हैं? नहीं कोई चांस नहीं है। ओके। जैसे एक फ़्लाइट की अगर हम बात करें, एयरलाइंस के बारे में भी आपने लिखा था सोडियम की मात्रा उनके खाने में बहुत ज़्यादा होती है, और फिर बाद में शायद वो ट्वीट हटा भी दिया गया था। वो क्या केस था? मैं कलकत्ता से परमानेंटली मूव कर रहा था मुंबई। अच्छा। तो मेरा एक नया शुरुआत था मेरे जर्नी का है कि मैं मुंबई शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं फ़्लाइट में चलो तो कुछ मस्ती करते हैं, मैं फ़्लाइट में हर एक चीज़ ऑर्डर किया, मेन्यू में जो भी था हर एक चीज़ ऑर्डर किया और अपने घर ले गया, और उसमें फिर उसका न्यूट्रिशन सब करने लग गया। और मुझे देखा कि जितना जो सबसे फेमस नूडल्स कंपनी है ना इंडिया में,
लोग उसको गाली देते हैं कि उसमें सोडियम बहुत है, उसका डबल सोडियम वो फ्लाइट के प्रोडक्ट्स में था। वाह। तो ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा, और तो मैं उस पर वीडियो बनाया, फिर लीगल भी कुछ हुआ, फिर मैं वीडियो हटा दिया, ये वो कि चलो मेरे को अभी इतना कंटिन्यू नहीं करना था झमेला। तो ये भी काफ़ी क्रेज़ी था। और वंस अगेन मैं बोल रहा था, मैं कैलकाटा से मूव किया बॉम्बे, तो मुझे था कि चलो अभी फ़्लाइट में है तो नया जर्नी है, तो नया जर्नी चालू कर ही रहे हो तो कुछ हंगामा के साथ चालू करो। तो इसलिए मैं लगा कि मुझे बहुत लोग ने बोला भी था कि फ़्लाइट्स में ट्रैवल करने में कोई ऑप्शन नहीं होता, आप तो 2.5 घंटा के लिए बंद हो यहाँ एक आकाश में, आप किसी से कुछ खरीद नहीं सकते हो। तो वहाँ पर क्वालिटी खाने का इतना ख़राब होता है, तो काफ़ी लोग ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था बनाने वीडियो, तो मैं इसलिए सोचा कि चलो बना लेते हैं। ओके। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सुधा मूर्ति जी ने आपको बुलाया और उन्होंने मेरे ख्याल से 2 सत्रों के लिए आपसे रिसर्च वर्क मांगा था उन्होंने राज्यसभा के लिए। तो 2 सत्र सेशंस जो होते हैं वहाँ पर, उसके लिए उन्होंने 2 सेशंस के लिए आपसे रिसर्च। तो आगे भी वो किसी और रिसर्च के लिए आपके पास मतलब अभी टच में हूँ, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कि मेरे को, मतलब वो कभी कभी कुछ अगर हेल्प हुआ वो मेरे को अगर व्हाट्सएप करेगी मैं रिप्लाई करूँगा, मतलब ऐसा टाइप का है। अच्छा, ओके। अच्छा, ब्राउन ब्रेड वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, मैं सच बता रही हूँ। जब आपने बोला ना कि अभी लोग क्या करते हैं कि वाइट ब्रेड 2 पीस खाएंगे, लेकिन अगर ब्राउन ब्रेड है तो वो 3 खाएंगे। तो जिन लोगों की बात करी थी उसमें से एक मैं हूँ। मैं वैसी हूँ कि अगर मुझे ब्राउन ब्रेड का टैग दिख रहा होता था तो मैं 3-4 ब्रेड खा लेती थी आराम से, कि ये तो बहुत हेल्दी है, ये तो अपने आटे से बना हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट फिर वेकअप कॉल आपकी तरफ से आई और हम लोगों को पता चला कि जो ब्राउन ब्रेड हमें बताया जा रहा है वो एक्चुअली में कलर है। और ये जो एक रियलाइजेशन हुआ हमारी हेल्थ को लेकर, ये जो फॉल्स मार्केटिंग है या मिसलीडिंग मार्केटिंग है, आपको लगता है ये चेंज होगी इंडिया में? हो रही है, होगी नहीं, ऑलरेडी हो रही है। बहुत कंपनीज, मैं बोल रहा हूँ, लाइक अपने आप को मार्केटिंग जो क्लेम्स करते थे पहले, अब वो एक लेवल रिड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं है कि अब नहीं कर रहे हैं, बट एक लेवल रिड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो पहले अपने पैक में लिखते थे रिच इन विटामिन सी, तो अब वो रिच इन विटामिन सी के बदले सोर्स ऑफ विटामिन सी लिख रहे हैं। ओके। तो सेम पैक पर थोड़ा एक लेवल लोअर, रिच के बदले सोर्स। तो ये बहुत छोटे से चीज़ है, ऑब्वियसली ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, बट ऐसे कर करके बहुत कंपनीज 2-3 लेवल या 1-2 लेवल लोअर मार्केटिंग कर रहे हैं कि अपने आप को इतना भी ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं अपने क्लेम्स को। ओके। मैंने किसी को एयरपोर्ट में मिला था कोई कंपनी से, जो कंपनी के अगेंस्ट में बनाता हूँ, तो उसका कोई एम्प्लॉय ने मुझे बोला था, और फ्रेंडली था, कि उन्होंने अपना यूट्यूब से सब वीडियो हटा दिया है कि ताकि मुझे कोई उनका पुराना ऐड नहीं मिल जाए, 10 साल पुराना कोई ऐड या 8 साल पुराना ऐड। तो उन्होंने अपना एड्स हटा रहे हैं। मेरा पॉइंट है कि ऑलरेडी बहुत कंपनीज ने अपना मार्केटिंग बदला है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ, जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया प्रोडक्ट से लॉन्च होते रहते हैं, उसमें वो डर के भी कुछ गलत मार्केटिंग नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें मार्केटिंग चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कस्टमर्स भी यूज्ड टू हैं, उनका बहुत बड़ा सेल्स का पार्ट है वो। लेकिन जो वो नया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें तो वो डेफिनेटली 100 बार सोचेंगे। ओके। और अगर हम इस चेंज की बात करें तो एक इंटरव्यू के दौरान आपने बोला था कि अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री है उसमें उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ब्रांड्स की तरफ से, वो कम हो सके। उनको क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कौन कौन से चेंजेस वहाँ पर होने चाहिए? So first of all, I feel कि as a country, not only the government but even as individuals, हमें हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो हम सब जश्न मनाएंगे, हम रॉकेट फोड़ेंगे, हम सड़क में डांस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जैसे अभी हुआ था। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में रेट देखोगे, कि एक आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में सपोज डायबिटीज़ 15% या 10% कम हुआ है, तो कोई रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि इवन दो लैक्स ऑफ पीपल्स लाइव्स प्रॉब्ली गॉट सेव्ड, देयर विल बी नो सेलिब्रेशन, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी अलग है। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें हेल्थ नहीं चाहिए। तो यही एक सैड पार्ट है। अगर कोई आर्टिकल आएगा, इंडियाज़ पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड बाय 10%,
नो वन केयर्स। इंडिया कोई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाएगा तो लोग पार्टी करने लग जाएंगे। तो ये एक चैलेंज है कि हमारा प्रायोरिटी सही नहीं है। Okay. तो आंसरिंग या क्वेश्चन कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आई थिंक काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। एक चेंज कि वो एजुकेशन पे फोकस करे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नीड्स टू वर्क हैंड इन हैंड, Okay. because only when a kid is taught about health, only जब हम हेल्थ को एक सब्जेक्ट बना देंगे तभी इंडिया में कुछ बदलाव आएगा। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे ही हमें हेल्थ भी पढ़ना चाहिए। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होता है, मैं सबसे पहले हेल्थ लॉन्च करता एज अ सब्जेक्ट, ताकि बच्चे सीखें। फिर मैं करता कि हर एक लेबल को वो स्टेट के लैंग्वेज में भी लिखा होना चाहिए। तो इंग्लिश ठीक है, अगर इंग्लिश को रखने तो रखो, लेकिन साथ में वो स्टेट लैंग्वेज में भी होना चाहिए, क्योंकि आप सिटीज़ में तो फिर भी लोग इंग्लिश जानते हैं, लेकिन आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में जाओगे तो बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। बिल्कुल। तो वो लेबल कैसे पढ़ेंगे? और वो लेबल जानबूझ के इतना छोटे फॉन्ट में लिखे दिखते हैं, लाइक यू नो फॉन्ट 6, फॉन्ट 5 में, वो कैसे पढ़ेंगे? वो इतना ना ही इंग्लिश जानते हैं और ये छोटे में भी लिखा था, उनको मन भी नहीं करता पढ़ने का। तो ये सब कुछ चेंजेस लाता। और भी बहुत कुछ चेंजेस है वैसे तो, मतलब फूड को लेके ट्राइंग टू पोटेंशियली टैक्स शुगर, Okay. लाइक शुगरी प्रोडक्ट्स। कुछ कंट्रीज करते हैं कि वो शुगरी प्रोडक्ट्स हो तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा, लाइक कंपनी को। तो लोग थोड़ा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो लोग वो प्रोडक्ट्स कम खाते हैं, थोड़ा हेल्दियर प्रोडक्ट्स चुनते हैं। ओके। अभी हमारे पास बहुत सारे जनता के सवाल हैं जिनके आंसर हम आपसे चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। बड़े सारे, जैसे आपने कहा कि लेवल पढ़ना कौन चाहता है, और हम पढ़ भी लें तो हमें नहीं समझ में आता है ये स्टेबलाइज़र मिला हुआ है, ये इक्वलाइज़र मिला हुआ है, या ये वाला कलर है, या ये केमिकल मिला हुआ है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। क्या कोई ईजी तरीका है उस चीज़ को समझने का? एक ऐप है जी, वो ऐप का नाम है ट्रूथिन। तो वो ट्रूथिन ऐप में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेबल। एग्जैक्टली। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन निकालो और कोई भी प्रोडक्ट का लेबल को स्कैन करो। और आप लेबल को स्कैन करोगे, लेबल को स्कैन एक बार, सॉरी एक मैं बस बोल रहा हूँ। सो एक ऐप है ट्रूथिन। ट्रूथिन ऐप में आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और उसका बारकोड को स्कैन करो। आप बारकोड को स्कैन करोगे तो आपको एक हेल्थ रेटिंग आ जाएगा। ओके। तो ABCD ऐसे करके एक रेटिंग आ जाएगा। और ये पूरे रेटिंग डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने, इंडिया के लीडिंग डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट साथ मिलकर बनाया है। वाह, ओके। तो आपको वो स्टेबलाइजर या एसिडिटी रेगुलेटर या प्रेजर्वेटिव का नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है। वो ऐप में आप स्कैन करो, आपको बता देगा हेल्थ रेटिंग। और अगर आपका सपोज प्रोडक्ट ख़राब है तो आपको ये भी साथ में बताएगा कि अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे अरे ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, तब खाओ क्या। साथ साथ में आपको अच्छा प्रोडक्ट भी बता देगा। तो ये एक सोल्यूशन है। ऑब्वियसली दूसरा सोल्यूशन है, जैसे मैं आपको बोला था कि लेबल पढ़ने का कुछ बेसिक टिप्स सीख लो। फॉर एग्जांपल मैं सब लोग को बोलता हूँ कि कुछ एक टिप्स है। फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो, और इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक लाइन है, लॉन्गर द इंग्रेडिएंट लिस्ट लॉन्गर द मेडिकेशन लिस्ट। तो वो प्रोडक्ट चुनो जिसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट छोटा हो, बहुत कम हो। तो सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट हो या एक इंग्रेडिएंट हो। फॉर एग्जांपल पीनट बटर। पीनट बटर बेस्ट कौन सा है? इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है पीनट्स और कुछ नहीं। जो ख़राब पीनट बटर है उसमें बहुत और कुछ मिले हुए हैं। तो ऐसा वेज है, आप पता कर सकते हो कि प्रोडक्ट अच्छा है नहीं, अगर आपको खुद पता करना है ऐप के बिना। बट ऐसे तो मतलब मैं सॉरी, इसी का एक्सटेंशन है मेरा अगला क्वेश्चन कि अभी हम ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो आजकल मुझे तो ऑर्गेनिक चीज़ों पर भी ट्रस्ट नहीं होता। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक सिर्फ लेबल के साथ आती हैं, होती नहीं है। तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। 100% नहीं, वो चैलेंज है ही कि वो लेबल में लिख सकते हैं ऑर्गेनिक, वो है नहीं। कुछ ब्रांड्स ट्रस्टेड हैं। मैंने एक ब्रांड में गया था, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म। वो आई थिंक काफ़ी ट्रस्टेड है, मैंने खुद उनका फार्म गया था। ओके।
बट बाय एंड लार्ज हाँ ये थोड़ा मुश्किल है जानना कि को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक का मिलना भी कुछ लोग कोई वे में ब्राइब करके कोई वे में कर सकते हैं. एग्जैक्टली. टिल देन वील कीप कमिंग बैक टू यू अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए. ओके, जनता के सवाल. जनता पेंट वर्क्स ये लिखते हैं, अगर लेबल पर लिखे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स इतने ही हानिकारक होते हैं तो इसके लिए खाद्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता और ऐसे हानिकारक केमिकल को अनुमति ही क्यों देता है? उदाहरण के लिए आलू भुजिया के 5 रुपए के पैकेट में लगभग 900 मिलीग्राम सोडियम होता है जिसका उपयोग बच्चे भी बहुत करते हैं, तो उसको एकदम न्यूनतम क्यों नहीं किया जाता? अच्छा सवाल है. वो बोलते हैं कि बेसिकली उनका हिंदी थोड़ा शुद्ध था, बट वो बोल रहे हैं कि ये सब अगर अनहेल्दी है ही, इतना अनहेल्दी है तो कुछ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो अच्छा क्वेश्चन है. ये सेम चीज़ मैं भी बोलता हूँ कि इतना जंक फूड है तो इस पर कुछ स्ट्रॉन्गर लॉ क्यों नहीं पास हो रहा है? देखिए, मैं कभी नहीं बोला हूँ आज तक कि बैन करो. मैंने आज तक नहीं बोला है कि ये लेबल्स ये खाने को बैन होना चाहिए, कि आलू भुजिया को बैन कर दो. लेकिन ये मैं अग्री करता हूँ कि स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन होना चाहिए. एकदम सामने में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि 900 मिलीग्राम. अभी तो छोटे सा फॉन्ट में पीछे में लिखा रहता है. और वो 100 मिलीग्राम का हेल्थ इम्पैक्ट क्या है वो भी लिखा होना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि आप बोल दो कि ये ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग को पता भी नहीं कि इसका मीनिंग क्या हुआ. सो आई डू अग्री कि गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्गर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम अदर कंट्रीज विच आर टेकिंग बेटर एक्शन. Mexico and Singapore are 2 countries. Singapore has done something which is, जैसे मैं टूथ एंड नाइफ समझाया, सिंगापुर में भी वो ABCD रैंक कर देते हैं. एग्जैक्टली. सारे प्रोडक्ट्स पर उनके में चाहे आप मेन्यू कार्ड देखें चाहे जो देखें उस पर लेबलिंग आती है ABCD आ जाती है. और अगर D है तो उन्हें एडवर्टाइज भी करने नहीं देते हैं. वाह. ओके. सो इमेजिन करो वो आलू भुजिया में अगर बड़ा सा D रेटिंग होता सामने में और उन्हें एडवर्टाइज नहीं करना, कोई टीवी ऐड नहीं, कहीं ऐड नहीं, तो आपका शायद उतना मन भी नहीं करता वो खाने का. आप देखते हैं ना, D नहीं खाते हैं वो, चलो रोस्टेड चना है वहाँ वो A है वो खा लेते हैं चलो. ओके. तो अभी वहाँ क्लियरली लेबलिंग ही नहीं है तो आपको मन भी नहीं करता है. तो आई थिंक वैसा टाइप का कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बंद यूज़र है, आप हमेशा कंपनीज़ को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्या भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं होती कि वो लेबल को समझ पाएँ, तो सरकार को नियम बनाने चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेने चाहिए. मैं आपको बिगनिंग में बोला था मेरा एनिमी है फूड, पाम ऑयल, अल्कोहल. अब ये बोल रहे हैं सरकार को भी एनिमी बना दो. तो हमें कितने से एनिमी बनो? थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, जब चेंज करना होता है ना, कोई बड़ा चेंज लाना है तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली गेम खेलना होता है. अगर आप सबके साथ दुश्मनी करोगे आप कुछ भी चेंज नहीं ला पाओगे. आपको थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलना होगा, लॉन्ग टर्म गेम खेलना होगा. देखिए, मैं अगर अभी वीडियो बनाऊंगा कि भारत सरकार ये नहीं कर रहा है, मुझे पता है वो वीडियो वायरल होगा और मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स मिलेंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे लोग वो करेंगे. लेकिन मुझे ये भी पता है कि चेंज नहीं आएगा. तो वो आपको अगर चेंज चाहिए ना तो आपको गेम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खेलना है. तो एक लाइन वो है ना, किसी ने बोला था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि वो सूरत बदल जाए. मतलब कि द एम इज़ नॉट जस्ट टू क्रिएट केओस, द एम इज़ नॉट जस्ट टू प्रोटेस्ट, द एम इज़ टू एक्चुअली क्रिएट सम चेंज. So for that you have to work with some departments of the government. इसीलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना, फिर गवर्नमेंट ही चेंज नहीं लाएगा. लाइक आई वॉन्ट टू हेल्प FSSAI मेक द चेंजेस. मुझे मन है कि FSSAI मुझे कॉल करे और मुझे बोले कि यार साथ में मिलकर चेंज करते हैं. ऐसे नहीं वो मेरे को एनिमी की तरह देखे. वाह. एंड मेरे ख्याल से ये जो आपने बात कही कि चेंज लाना ही आपका मकसद है, सिर्फ उस बारे में बात करना नहीं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट. नेक्स्ट यूज़र हैं Ankur_G0145. आपकी क्वालिफिकेशन और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है?
Qualification is that I am a human, and I genuinely believe that every human should be able to understand what is right and what is wrong for them. अभी क्या हो गया है, only a senior dietitian can or like a food technologist can understand कि ये प्रोडक्ट में है क्या. हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं. हाँ. तो ये बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट द प्रोडक्ट इन सच अ सिंपल वे. ऐसा चेंजेस आना चाहिए कि कोई भी समझ जाए, ABCD कोई भी समझ जाए. बट लोग को क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ये भी बोल देता हूँ, मैंने 1 साल न्यूट्रिशन पढ़ा है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन विच इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग हेल्थ कोचिंग कंपनी. सो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल दे रहा हूँ या कुछ. फिर और क्या वो पूछा था क्वालिफिकेशन के रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो 2 चीज़ मैं करता हूँ. एक है कि जो कंपनी खुद वो जो लेबल में लिखते हैं वो मैं देखता हूँ, और सेकंड है कि मैं कभी कभी लैब टेस्ट कराता हूँ. ओके. लैब टेस्ट में, लेकिन मैं यूजुअली बात करता हूँ जब पब्लिक में वीडियो बनाता हूँ, मैं लैब टेस्ट पे उतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं लेबल पे फोकस करता हूँ. क्योंकि जब आप लेबल पे फोकस करो ना, तो कोई भी आपको कुछ बोल नहीं सकता है, कंपनी आपको कुछ बोल नहीं सकता है, कि वो जो खुद लिखे हैं ना, मैं वही लिखा हूँ बोल रहा हूँ, तो कंपनी आपको लीगली रिफ्यूट नहीं कर सकता है. ओके. लेकिन अगर आप लैब टेस्ट कराओ, सपोज में कोई शहद है, मैं इसका लैब टेस्ट करा लिया और लैब टेस्ट में निकला कि इसमें शहद नहीं, इसमें चीनी है, वो कंपनी बोलेगा कि आपका लैब टेस्ट गलत है. वो बोलेगा कि आप कोई और लैब से टेस्ट कराओ, ये लैब का झूठा रिपोर्ट था. तो ये मुसीबत में मुझे पढ़ना नहीं है कि ये लैब टेस्ट वाला मुसीबत. तो इसलिए मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूँ, आई ओनली रिपीट जो कंपनी ने खुद अपने लेबल में लिखा है, कि वो जो लिखे हैं वो तो रिपीट नहीं कर सकते लीगली. वरना तो मुझे पूरा टाइम कोर्ट पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो अगर मैं लैब टेस्ट कराऊंगा और ये सब करूंगा तो उस पर इशू आएगा. और जितनी भी बातें आप करते हैं, जितने भी वीडियोस हम आपके देखते हैं, वो सारे रिसर्च बैक्ड होते हैं. ऑफ कोर्स, अगर रिसर्च बैक नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि वो कंपनीज मुझे खा जाते और पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिलती. देखिए, पब्लिक सपोर्ट्स यू ओनली व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ. लाइक आफ्टर अ पॉइंट, अगर आपका हर एक वीडियो में आप कुछ बढ़ा के बोल दिए और फिर आपका उल्टा वीडियो बन रहा है आपके ऊपर, एक बार हो गया ठीक है, 2 बार हो गया, लेकिन अगर आपके साथ बहुत बार हो गया तो आपका क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा. बिल्कुल. तो वही मैं ट्राई करता हूँ जितना पॉसिबल हो कि क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे. ओके. नेक्स्ट यूज़र confluence_1, क्या अब दूध भी हानिकारक बन रहा है? क्या रोज़ इसका सेवन करना सही होगा? क्योंकि मुझे पता है अब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो टेस्ट किट साथ में देते हैं दूध के, तो अभी ये करना पड़ेगा कि मतलब हर बार हम अगर दूध ले रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो हमें टेस्ट करके उसको लेना पड़ेगा. आई थिंक कि ये एक सैड पार्ट है दुनिया में, कि हम लोग क्या ज़माना में आ गया कि दूध भी अब सही है नहीं है. दूध में क्या डिटर्जेंट है या पानी है या क्या है? पानी तो आजकल है, चलो अच्छा है, पानी नॉर्मल है कि पानी ही है. हाँ, चलो पानी है यार, चलेगा. इतना तो वो है ना, एक लाइन है कि चोरी करो लूटो मत. हाँ, तो भाई चलो यार, चोरी कर रहे हैं, लूट नहीं रहे हैं. तो वही है. बट हाँ, ये सैड पार्ट है. ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब दूध खरीद रहे हो तो आप बैठ के उसमें टेस्टिंग कराओ और वो सब करो, लेकिन वो आई गेस थोड़ा बहुत वो कंपनी का भी मार्केटिंग हो गया, कि वो ऐसे दिखा रहे हैं कि चलो आप टेस्ट करा लो. हाँ. तो वो एक स्मार्ट मार्केटिंग गिमिक है. बट हाँ, मतलब बहुत कम चीज़ में ट्रस्ट कर सकते हो आप. ओके. बड़े से बड़े ब्रांड भी कुछ भी बोलते हैं, लाइक कुछ भी मार्केटिंग करते हैं. ओके. तो क्या इनका क्वेश्चन सही है कि दूध भी हानिकारक बन रहा है? हाँ, बन सकता है डेफिनेटली. ओके. क्योंकि आई थिंक बहुत सारे सैम्पल्स आए हैं फेक मिल्क का, कि उसमें कुछ केमिकल से, पानी में कुछ केमिकल डाल रहे हैं, उसमें मिल्क है ही नहीं. हाँ. और वो बस वाइट कलर और वो मिल्क की तरह टेस्ट करता है. ओके. माही 1175 ये यूज़र नेम है इनका. एक नेचुरल और बैलेंस डाइट के लिए क्या लेना चाहिए? प्लीज़ मुझे वज़न बढ़ाने के लिए भी सुझाव दें. सो ऑब्वियसली सबका बॉडी टाइप अलग होता है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ जो हर एक जन के लिए सही हो. तो बैलेंस डाइट के लिए आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से देखेंगे कि आपका कैलोरी क्या आपका वो है. यूजुअली मेल्स लोग को माही, वैसे तो फीमेल मेल दोनों हो सकता है, बट आई थिंक मेल होगा, पता नहीं. बट यूजुअली मेल्स नीड अराउंड 2500 कैलोरीज एंड फीमेल्स नीड अराउंड 2000 कैलोरीज. बट आप
मतलब वही खाएं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स खा रहे थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स खा रहे थे। रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है। आपको अगर वेट बढ़ाना है तो आपको कैलोरी ज़्यादा खाना होगा कंपेयर टू, so दो होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट, राइट। so the calorie in has to be more than the calorie out for weight gain. So high calorie products are some like for example peanut butter में कैलोरी बहुत होता है, ओके। तो वो आप खा सकते हो। लाइक 3-4 चम्मच खा लो तो आपका ऑटोमेटिकली 600-700 कैलोरी तो वहीं से आ जाएगा। मैंने कहीं पर किसी एक वीडियो में देखा था जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आप रात में 1 स्पून पीनट बटर खाकर सोइए, आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस? हाँ, यही प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन में ना, सबका अलग ओपिनियन है। कोई बोलेगा कि ये डाइट सोडा लो, कोई बोलेगा डाइट सोडा मत लो, कोई बोलेगा ये करो वो करो, जैगरी अच्छा है जैगरी नहीं अच्छा है। सो पीनट बटर जो आप बोले वो अगर कोई बोल रहा है कि पीनट बटर खाओ तो आपका वेट लूज हो जाएगा, तो वो शायद से बोल रहा है कि पीनट बटर खा लो लेकिन डिनर मत खाओ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप डिनर खाओगे प्रॉपर जितना आप खाते हो और फिर उसके ऊपर में एक पीनट बटर भी खाओगे तो आपका वेट लूज नहीं होगा, गेन होगा, क्योंकि आप नॉर्मल में जितना कैलोरी खा रहे थे उससे आप 1 स्पून ऑफ पीनट बटर में अराउंड 130-140 कैलोरीज होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका वो कैलोरी बढ़ रहा है ना, तो अगर कोई आप चीज़ इंक्रीज कर रहे हो तो वो वेट लूज कैसे होगा? अनलेस कि आप उसके कारण आप 2-3 चीज़ कम खा रहे हो। अगर आप उसके कारण 2 रोटी कम कर दिए या वैसा कुछ हो गया तो वो अलग बात है। ओके, सो ये नेक्स्ट और लास्ट हमारा जनता का सवाल है। पंकज विश्वास 5234 कहते हैं, और काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है इनका। घर में ग्रो की गई हल्दी से खाने में रंग नहीं आता और ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, जबकि मार्केट में लाई हुई हल्दी को थोड़ा सा डालने पर भी रंग और टेस्ट दोनों आ जाता है। ऐसा क्यों? क्या फेमस ब्रांड्स भी मिलावट करते हैं? क्या सभी को अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा? पर वो तो काफ़ी महंगे होते हैं। 100% आई एग्री कि आप सेम चीज़ घर पे बनाओ, चाहे हल्दी हो या जूस हो, आप घर पे बनाया हुआ ऑरेंज जूस 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। पैकेज वाले ऑरेंज जूस 1 साल ख़राब नहीं होंगे। तो वो तो 100% मैं सहमत हूँ बात से कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रंग मिलाते हैं, और ये सिर्फ कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गलती है। एज अ कंज्यूमर आपको कोई हल्दी बेचे जिसमें उतना वो पीला एकदम नहीं है तो आपको मन भी नहीं होगा वो ख़रीदने का। सेम विद फल सब्ज़ी, हम लोग कंपनी को गाली देते हैं लेकिन हम खुद भी वही हमें फल चाहिए जो एकदम लाल हो, वही हमें ग्रीन सब्ज़ी भी चाहिए तो एकदम ग्रीन वाले। तो वो कंपनी भी अगर वो कलर नहीं डालेंगे तो सामान बिकेगा नहीं। तो वो भी इसलिए मिलावट कर रहे हैं कि उनका सेल्स बढ़ जाए। वही इवेंचुअल तो मकसद एक ही है कि सेल्स बढ़ जाए। तो ये 100% राइट है कि हल्दी में ना एक तो कलर है, ऊपर से कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं। शायद से आई एम नॉट श्योर कि हल्दी में था या नहीं, बट ऐसे कोई एक ने मसाला में लेड और वो सब काफ़ी और हैवी मेटल्स भी आए थे। तो ये एक डेफिनेटली इशू है कि मतलब मिलावट हो रहा है, और हाँ हमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक में शिफ्ट होना होगा। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक महंगा है और वो सब एक अलग ही कहानी है। बट अगर हम सब ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फिर क्योंकि डिमांड में होएगा तो हाँ नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन तो वो तो थोड़ा कॉस्ट कम होगा। लेकिन ऑर्गेनिक फूड का ईल्ड जो होता है ना, मैं फार्मर से बात किया हूँ, वो ईल्ड बहुत कम होता है। तो सपोज एक नॉर्मल जो नॉन ऑर्गेनिक फार्मर है, तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनिक वाले फार्मर्स जो है उनका ईल्ड बहुत कम होता है। तो मैंने बहुत सारे फार्मर से भी बात किया है, वो मुझे बोले कि जब नॉर्मल जो नॉर्मल फार्मर है वो अगर सपोज 100 kg बना रहा है तो ऑर्गेनिक वाला सिर्फ 50 kg बना पा रहा है। तो 50 kg बना रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस ज़्यादा वो बेचेगा, वरना वो कम पैसा कमाएगा। बिल्कुल। तो ये एक लॉन्ग टर्म में हाँ अगर और लोग भी ऑर्गेनिक खाने लग गए तो थोड़ा प्राइस कम होगा,
थोड़ा चीपर होगा, लेकिन पूरा चीपर नहीं हो जाएगा. मतलब इट विल नॉट कंपेयर टू जो नॉर्मल. नॉर्मल भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि टेक्निकली जो गंदा खाना है वो नॉर्मल हो गया है. बिल्कुल. हाँ. तो कई सारे सुधार अभी आने बाकी हैं, कई सारे सुधार आपकी वजह से चेंजेस आ चुके हैं. तो आप अपने आप को फूड फार्मर कहते हैं, हम कहेंगे कि आप फूड रिफॉर्मर हैं और हमारे लिए रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.